हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूट केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डी ब्रोगलीज कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। क्विक रिकैप में जल्दी से देखते हैं कि बोर मॉडल में हमने क्या क्या मेन पॉइंट्स देखे थे। तो बोर मॉडल जो था वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड था, वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। बोर ने बिल्कुल माना ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर पॉजेस करता है, यही उनकी सबसे बड़ी बाद में गलती भी साबित हुई। तो फिर भी देखते हैं उन्होंने क्या अच्छी बातें बताई, क्या मेन पॉइंट्स थे बोर मॉडल के। तो उन्होंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर रहता है, मीन्स अपने ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता है, तब ना तो वो एनर्जी को एमिट करता है, ना ही वो एनर्जी गेन करता है। मीन्स जब तक वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, ये n इज इक्वल्स टू 1, इसके लिए हम बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट भी बोल रहे थे इसको। जब तक वो अपने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, तब ना तो कोई एनर्जी लूज करेगा और ना ही कोई एनर्जी गेन करेगा। हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट कर रहा है या एनर्जी को गेन कर रहा है, तो वहाँ पर वो अपना एनर्जी लेवल चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो वो यहाँ से इस तरीके से n इक्वल टू 2 के अंदर जंप कर जाएगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रह सकता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन हैज़ टू कम बैक टू इट्स ऑर्डिनरी ग्राउंड स्टेट। और जब वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट के ऊपर आएगा, तो वो अपनी एनर्जी एमिट कर देगा। कितनी एनर्जी एमिट करेगा? दैट विल बी डेल्टा ई। और क्या होगा? वो ये जो दो एनर्जी लेवल है, इनका डिफरेंस के इक्वल होगा। मीन्स E2 माइनस E1। अगर हम कंसिडर करें कि यहाँ पर N2 शेल की एनर्जी E2 है और N1 शेल की एनर्जी E1 है, तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? दैट विल बी डेल्टा ई। और यही रीज़न है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो शो होता है ड्यू टू एमिशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा उन्होंने क्वांटाइजेशन की बात की थी। क्वांटाइजेशन क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू सम डिस्क्रीट वैल्यू। मैंने आपको समझाया भी था लास्ट लेक्चर में भी कि क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट मैंने आपको स्टेयर से समझाया था कि मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेयर है, ग्राउंड से 1 मीटर के ऊपर है, सेकेंड स्टेयर है, ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट के ऊपर है, और थर्ड जो है वो 3 मीटर की हाइट पे है। तो अगर आप यहाँ पे ये वाला वे यूज कर रहे हैं जाने के लिए, तो या तो आप इस पॉइंट के ऊपर रहेंगे, मीन्स आप ग्राउंड से 1 मीटर के हाइट पर है। अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट है, मीन्स ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो ग्राउंड से 3 मीटर की हाइट पे है। लेकिन आप कभी भी ग्राउंड से 1.5 मीटर की हाइट पे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यूज डिस्क्रीट है। और एक बात, यहाँ पे डिस्क्रीट होने का मतलब ये नहीं है कि ये जो डिफरेंस है ये हमेशा इक्वल होगा। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि एनर्जी है, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, तो दैट वाज -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, वेयर जेड वाज एटॉमिक नंबर एंड एन वाज द ऑर्बिटल नंबर। तो Z तो हाइड्रोजन के केस में बात कर रहे हैं तो 1 होता है, और यहाँ पर N इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल दीजिए या फिर ऑर्बिट बोल दीजिए। एक और बात, यहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी क्यों कंसिडर की गई थी? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के फील्ड में नहीं होता है, उस टाइम क्या होती है, उसकी एनर्जी 0 कंसिडर की जाती है। मीन्स जब उसके ऊपर न्यूक्लियस का कोई फील्ड नहीं है, तो उस टाइम उसकी एनर्जी 0 होती है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा। अगर उसकी एनर्जी ऑलरेडी 0 है, तो लूज करेगा तो उसकी एनर्जी किस में चली जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी। दैट्स why we have used negative symbol here for energy। हम देख सकते हैं हर जगह माइनस साइन यूज हुआ है यहाँ पे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था फॉर द एनर्जी। ओके, हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप ये जो फॉर्मूला है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर है, ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो आपकी एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे n इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो फिर 13.6 आ रही है। 2 रखेंगे तो फिर ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3.4। अगर 3 रख रहे हैं तो इस तरीके से ये वैल्यूज आई जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंस है एनर्जी का E1 से E2 के अंदर, ये डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन E2 से E3 के अंदर ये डिफरेंस कम है, और E3 से अगर आप E4 पे जा रहे हैं तो ये डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि डिफरेंस जो है वो हमेशा इक्वल होगा। क्वांटाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि डिस्क्रीट वैल्यू होगी एनर्जी की फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -13.6 वोल्ट, या फिर उसकी एनर्जी होगी -3.4 वोल्ट। मीन्स
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी आप ये लगा लीजिए कि मैम इनके बीच में हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -12.3 हो सकती है? नहीं हो सकती, या तो 13.6 ही होगी या फिर माइनस का 3.4 होगी, इसके बीच में नहीं हो सकती है। सेम या तो -3.4 हो सकती है या -1.5 हो सकती है। जो डिस्क्रीट वैल्यूज है, ये जो रेस्ट्रिक्शन हो गया है एनर्जी की वैल्यूज के ऊपर, इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्वांटाइजेशन बोल देते हैं। और ये जो क्वांटाइजेशन है सिर्फ एनर्जी के लिए ही एक्सप्लेन नहीं किया था उन्होंने ये क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट एंगुलर मोमेंटम के लिए भी एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रहेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। मीन्स एंगुलर मोमेंटम विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π वेयर n इज एन इंटीजर। तो ये था उनका क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने पूरी जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी वो एक्सप्लेन की थी, लाइमन बामा पार्शियन ब्रैकेट फ्रंट सीरीज को एक्सप्लेन किया था, और इंडिविजुअली सीरीज को लाइमन ने एक्सप्लेन किया था। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सीरीज से मीन्स किसी भी एनर्जी लेवल से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 पर आएगा तो उसको हम लाइमन सीरीज बोल रहे हैं। अगर किसी भी एनर्जी लेवल से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के ऊपर आएगा तो फिर उसको हम बामर सीरीज बोलेंगे। किसी भी शेल से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 पे आएगा तो फिर हम उसको पार्शियन सीरीज बोलेंगे एंड ऑल दैट। तो इसके अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करता है तभी तो ये स्पेक्ट्रल लाइन आती है। और ये कंसेप्ट भी किसने बताया था, नील बोर ने बताया था। ये भी उनकी बहुत बड़ी मेरिट थी, ऑल्दो काफ़ी सारी डीमेरिट्स भी थी। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल कंसिडर किया था, वेव कंसिडर नहीं किया था। तो इसको बाद में फर्दर किसने इम्प्रूव किया, वो प्रूव किया डी ब्रॉगली ने एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। तो हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल। तो हमें पता चल चुका है कि बोर मॉडल जो था उसके अंदर भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। उन शॉर्ट कमिंग्स को पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन किसने किया, दैट वाज डी ब्रॉगलीज एंड हाइजेनबर्ग। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, तो डी ब्रॉगली ने कंसेप्ट दिया था मैटर वेव्स के बारे में। ठीक है, तो लुइस डी ब्रॉगली इन 1924 प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड आल्सो एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर। तो रेडिएशन का तो पता चल चुका था कि रेडिएशन शोज ड्यूअल बिहेवियर, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव, लेकिन मैटर भी ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। ये बात किसने बताई, डी ब्रॉगली ने बताई। ठीक है, तो कैसे प्रूव किया उन्होंने, एक्चुअल में डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट किया गया था। डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने डिफ्रैक्शन मॉडल को स्टडी किया था। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, एक्सरे, हमें पता है एक्सरे तो रेडिएशन होती है, उनका डिफ्रैक्शन किया। तो वहाँ पे जो डायग्राम आया या फिर जो प्लॉट आया, उसके बाद उन्होंने एक्सरे को रिप्लेस किया इलेक्ट्रॉन बीम से। उसके बाद जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आया, उन दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न के रिजेम्बलेंस देखने के बाद ये कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन और एक्सरे दोनों का डिफ्रैक्शन मॉडल सेम है, डिफ्रैक्शन पैटर्न सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सरेज क्या है, वेव है। इसका मतलब क्या, मैटर जो हो गया या फिर इलेक्ट्रॉन क्या है, वो भी वेव कैरेक्टर पोजेस करता है एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर तो पोजेस करता ही है। ये तो बोर ने भी मान लिया था, लेकिन उन्होंने वेव कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। तो डी ब्रॉगली ने ये कंसेप्ट दिया कि जो मैटर है वो भी वेव कैरेक्टर पोजेस करता है, मैटर ऑल्सो पोजेस वेव कैरेक्टर, और पार्टिकल ऑलरेडी पोजेस करता है, मीन्स इट मैटर ऑल्सो पोजेस ड्यूअल बिहेवियर। सो अगर कोई भी सब्सटेंस है वो पार्टिकल नेचर पोजेस करता है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और मास होगा तो मोमेंटम भी होगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। जब मास है तो फिर ऑब्वियसली है कि मोमेंटम तो होगा ही। इसका मतलब क्या हो गया, जस्ट एज द फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। वेवलेंथ मीन्स मोमेंटम से मतलब हम बात कर रहे हैं कि फोटोन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, और वेवलेंथ है इसका मतलब क्या है, वेव नेचर भी है। लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम। मोमेंटम है इसका मतलब क्या हो गया, उनके पास भी पार्टिकल नेचर होता है एज वेल एज वेवलेंथ। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पजेस वेव कैरेक्टर। और उन्होंने ये रिलेशन दिया, दिस इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv और h/p। mv को ही, मोमेंटम को ही हम शॉर्ट फॉर्म में p से डिनोट करते हैं, p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। अभी उन्होंने ये वाला जो रिलेशन है ये डेराइव कैसे किया है, ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप देख सकते हैं। तो हमें पता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी से, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंदर
एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, और जब आपने उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव किया था तब यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट लगाया था जिसकी वैल्यू थी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये कब था? इफ फोटोन इज एज्यूम्ड टू बी अ वेव then its energy will be E is equals to h nu, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई तो nu is equals to c by lambda होता है। चलिए, इसके बाद आइंस्टीन ने जो रिलेशन दिया था मास एनर्जी का, उसके अकॉर्डिंग क्या था? इफ फोटोन इज अ पार्टिकल, अगर फोटोन को हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं तो वहां से अगर आप एनर्जी निकालेंगे फॉर्मूला, देन इट विल बी E is equals to mc square. दिस वन इज द वेरी फेमस फॉर्मूला दैट वाज गिवन बाय आइंस्टीन। मास एनर्जी रिलेशनशिप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से वेव नेचर बताया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से क्या बताया जा रहा है? यहाँ से पार्टिकल नेचर। अब दोनों अगर ड्यूअल कैरेक्टर पोजेस करते हैं तो दोनों की एनर्जी तो सेम होगी, तो हमने क्या किया? इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, मीन्स एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम जानते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लेमडा, तो हम क्या करें? न्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे बाई सी बाई लेमडा, सो वी विल गेट लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी, ठीक है। मेरे को नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी, एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, फिर एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। आप अपने पेन और कॉपी से भी खुद भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई एच अपॉन एम सी, यहाँ पे एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, एम इज मास, हम बात करें अगर फोटोन की तो फोटोन का, एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जब हम बात करें किसी मटेरियल पार्टिकल की तो वहाँ पे हम क्या लेना पड़ेगा? हम जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं उस पार्टिकल का मास लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर m will be stand for mass of that particle, and we will replace c by v, means velocity of that particle, because particle would not have a velocity of 3 into 10 raised to power 8 meter per second। इतनी हाई वेलोसिटी तो पार्टिकल्स की नहीं होती है, तो हमने c को रिप्लेस कर दिया है v से। तो और एम वी को हम क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं, एंड p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। और यहाँ पे जो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली, दिस इज नॉन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया। और इससे एक और कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। आप देख सकते हैं फॉर्मूला से मोमेंटम और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अंदर इनवर्स का रिलेशन है, मीन्स अगर मोमेंटम इंक्रीज होगा, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर मास इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों में से कुछ भी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स उसका मोमेंटम इंक्रीज होगा। और अगर मोमेंटम इंक्रीज हो गया तो लैम्डा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिनोमिनेटर में है ना, इट मीन्स इनके बीच में क्या हो गया? इनवर्स का रिलेशन हो गया। चलिए, एक और हम बोल सकते हैं मेरिट थी डी ब्रॉगली रिलेशन की, उन्होंने बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी वेरीफाई कर दिया था। कैसे? उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन है वो वेव कैरेक्टर भी पोजेस करता है। ऑल्दो बोर ने ये बात कंसीडर नहीं की थी, लेकिन डी ब्रॉगली ने ये कंसीडर भी किया और प्रूव भी किया। प्रूव तो क्या, डेविसन जर्मन ने भी कर दिया था अपने एक्सपेरिमेंट से। तो according to de Broglie, the orbital circumference must be an integral multiple of electrons wavelength। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव भी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, और जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? सर्कमफ्रेंस का इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब जो वेव होगी वो ऐसा नहीं होगा कि इनकम्प्लीट होगी, हमेशा कंप्लीट वेव होगी। यहाँ से देखिए आप इस डायग्राम से, ये हो गया वन वेव है यहाँ पर, मीन्स एक वेवलेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है? एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक कंप्लीट होती है। ये क्रस्ट है, नीचे यहाँ पर ट्रफ गया, दोबारा से क्रस्ट आ गया, तो ये वन वेवलेंथ हो गई। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक जा रहा है, तो ये सेकेंड वेवलेंथ, ठीक है। 2, अगर यहाँ से स्टार्ट करें एक और क्रस्ट से, नेक्स्ट फिर ट्रफ आया, फिर से क्रस्ट आया, तो 3, देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से और नेक्स्ट क्रस्ट आया, तो दिस इज 4, देन यहाँ से फिर से स्टार्ट किया, देन 5, एंड दिस वन इज 6। इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? 6। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, ये जो वेवलेंथ है ये पूरी की पूरी आ रही है, ऐसा नहीं है कि वेव जो है इनकम्प्लीट है, जैसा कि आपको नीचे वाले डायग्राम में दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर वेवलेंथ पूरी नहीं है, अगर आप इस क्रस्ट से लेकर स्टार्ट करें तो आप नेक्स्ट क्रस्ट तक नहीं जा पाएंगे। ये देखिए वेव ब्रेक हो गई है क्योंकि वेव ओवरलैप नहीं हो रही है, इसको कम्प्लीटली यहाँ पर
इसको टच कर देती तो हम मान लेते कि कंप्लीट ओवरलैपिंग हो गई और यहाँ पर कंप्लीट लैम्डा या कंप्लीट वेवलेंथ बन गई, पर ऐसा नहीं हुआ तो ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर पोजेस करता है एंड द सर्कमफ्रेंस मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेवलेंथ। तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr एंड फिर इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू n लैम्डा। ओके, अभी हमने डी ब्रोगलीज कंसेप्ट से लैम्डा की वैल्यू निकाली है। लैम्डा किसके इक्वल है, h अपॉन एम वी के। तो ये जो वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, ये जो वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। लैम्डा को रिप्लेस कर दिया किससे, h अपॉन एम वी से। तो ये वाली वैल्यू हमने रिप्लेस करके क्या मिल गया हमें, 2πr इज इक्वल्स टू NH अपॉन एम वी। अब हम क्या करते हैं, ये 2π है इसको तो हम लेके जाते हैं नीचे, यहाँ पर इस जगह पे लेके जा रहे हैं नीचे, और एम वी को वापस, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एम वी आर तो आ जाएगा ऊपर और ये 2π नीचे, तो क्या आ गया, एम वी आर इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। ध्यान से देखिए, ये वाला कंक्लूजन है बोस मॉडल में भी आया था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या था, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट whose angular momentum is an integral multiple of h upon 2π। तो देखिए सेम कंसेप्ट है, ये डी ब्रोगलीज इक्वेशन ने भी वेरीफाई कर दिया है। और आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी मैंने यही शो कर रखा है कि हमेशा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कंप्लीट होती है। लैम्डा पूरा का पूरा कंप्लीट है यहाँ पर। ये n इक्वल टू 5 कैसे है, इस पर देखना, यहाँ पे दो वेव्स दिखा रखी है। ये क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है, इस वेव का पाथ अगर आप ट्रेस करें तो ये एक क्रस्ट है, यहाँ पर नीचे जा रहा है, ये ट्रफ हो गया, और फिर इस पॉइंट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है ना। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक दिस इज 1 लैम्डा। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज 2 लैम्डा, दिस इज 3 लैम्डा, दिस इज 4 लैम्डा एंड दिस इज 5 लैम्डा। तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 आ गई। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे दो वेव लिख रखी है, लेकिन आप हमेशा डिस्टेंस मेजर करेंगे क्रस्ट टू क्रस्ट। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप, दिस इज क्रस्ट, देन ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नीचे ट्रफ जा रहा है, फिर से क्रस्ट जा रहा है, तो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ये 1 लैम्डा, देन 2 लैम्डा, देन 3 लैम्डा। तो आप देख सकते हैं वेव पूरी कंप्लीट है, इसका मतलब ये ठीक है। पर यहाँ पर देखिए ये ओवरलैपिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, यहाँ पर वेव ब्रेक हो रही है, और ऐसा नहीं होता, दैट वाई इट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज वाई इट इज फॉरबिडन। चलिए, अब डी ब्रोगली ने मीन्स इंट्रोड्यूस कर दिया मैटर वेव्स को। मैटर वेव्स का मतलब क्या हो गया, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जो मैटर है वो भी वेव कैरेक्टर पोजेस करता है। इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मैटर नहीं है, मैटर इज एनीथिंग विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस। इट मीन्स आप भी मैटर है या मैं भी मैटर हूँ, इसका मतलब हमारे साथ भी वेव एसोसिएटेड है। पार्टिकल तो हम हैं ही, लेकिन हमारे साथ भी वेव एसोसिएटेड है, एंड द वेव एसोसिएटेड विद मैटर इज कॉल्ड मैटर वेव। तो ये टर्म किसने दी थी, डी ब्रोगली ने दी थी। So let's see how matter wave is different from an electromagnetic wave। जो electromagnetic wave पूरी मैक्सवेल ने दी थी थ्योरी, वेव थ्योरी से मैटर वेव्स जो है किस तरीके से डिफरेंट है, पहले हम ये देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है, लेकिन हमारे साथ, हम तो मैटर है, हमारे साथ जो वेव्स होती है उनके साथ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड नहीं होता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन पास थ्रू वैक्यूम। आपको पता है सनलाइट जो है यहाँ पर अर्थ तक कैसे पहुंच रही है, थ्रू वैक्यूम, और इजिली प्रोपगेट कर पा रही है, इट मीन्स इट कैन पास थ्रू वैक्यूम। बट मैटर वेव्स कांट पास थ्रू वैक्यूम, ये पास नहीं कर सकती। तो वैक्यूम से पास ये हो रही है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, बट matter waves require some medium for propagation. Next, electromagnetic waves travels with the speed of light। लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, लेकिन जो मैटर वेव्स है वो लोअर स्पीड पे ट्रेवल करती है। वो डिपेंड करता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस या मैटर टू मैटर, मीन सारी जो मैटर वेव्स है वो सेम स्पीड पर ट्रेवल नहीं करती है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ की, तो उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू c by v होता है, where c is the speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. But if we discuss about matter waves, then lambda is equals to h upon mv, and we can say mv is equals to momentum. So it can also be written as h upon p, where h is Planck's constant. So
दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डी ब्रोगलीज मैटर वेव्स, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मटेरियल पार्टिकल, हर मैटर, आप हो गए, मैं हो गई, छोटी सी बॉल हो गई, कोई भी सब्सटेंस जो मूवमेंट कर रहा है वो अपने साथ एक वेव रखता है, वेव एसोसिएटेड है, उससे भी एक वेव प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर वो वेव हमें दिखती क्यों नहीं, हम चल रहे तो हमें क्या वेव दिख रही है? तो उसका जवाब क्या हो सकता है, आप जरा सोचिएगा, इसको मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगी। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया है तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड? तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, मास भी दे रखा है आपको, m की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.1 kg, और हमें निकालना क्या है, लैम्डा निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या यूज करने वाले हैं हम, डी ब्रोगली रिलेशन, क्योंकि बात हो रही है एक बॉल की, बात हो रही है एक मैटर की, तो यहाँ पे हम डी ब्रोगली रिलेशन यूज करेंगे। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, यहाँ आपने रख देनी है h की वैल्यू, प्लैंक कॉन्स्टेंट, देन मास की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर 0.1 kg, and velocity is 10 meter per second. This will be your answer. Okay, अब आप जरा देखिए यहाँ पर आपको एक बार डायमेंशनल एनालिसिस से पता करना है कि क्या सच में जूल इक्वल्स टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आपके लिए ये एक होमवर्क समझ सकते हैं, क्या ये रिलेशन सही है या फिर कुछ और आएगा, चेक कीजिए और बताइए। These are your questions of the day, ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।